विकास कुमार आ चुका है आपके लिए करंट अफेयर्स का सेशन लेकर, जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं। श्रीजी क्लासेज कोटा में मैं करता हूं आपका हार्दिक स्वागत। हम पढ़ने वाले हैं आज करंट अफेयर्स में धमाकेदार जो सेशन रहने वाला है हमारा। देश दुनिया की खबरों के बारे में आपको बताऊंगा कि देश दुनिया में कैसे क्या चल रहा है। हम बात करेंगे कैसी कौन सी योजनाएं जो कोविड महामारी के चलते हुए राज्य सरकारों के द्वारा आयोजित की जा रही है, प्रचलन में लाई जा रही है। जो कि गरीब लोग हैं उनके लिए, जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनके लिए कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, हम बात करेंगे आज के इस सेशन में जो कि आपको रहने वाला है आनंददायक और आपको मिलेगा इसमें बहुत ही ज़्यादा संपूर्ण जानकारी। हम बात करेंगे दोस्तों, तो आप लेकर बैठ जाइए नोटबुक और नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। हम बात करते हैं पहले हमारी मोटिवेशनल लाइन जो कि हम देखते हैं रोज, जो कि आपको बनाती है ऊर्जावान और पढ़ाई के लिए करती है प्रेरित। हम बात करते हैं आज की मोटिवेशनल लाइन की। जो मोटिवेशनल लाइन है दोस्तों, हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, मतलब आपका जुनून है ना, वो एक पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़्यादा जुनून होना चाहिए। आपके संघर्ष और आपका लक्ष्य इतना तगड़ा होना चाहिए दोस्तों, जो आपकी सुबह सुबह नींद खोल दे, पढ़ने के लिए मजबूर कर दे, मेहनत करने के लिए मजबूर कर दे। ऐसा आपका लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा आपका जुनून होना चाहिए। ठीक है, चार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। ऐसा नहीं कि किसी एक एग्ज़ाम दिया फेल हो गए तो ऐसा नहीं हमने पढ़ाई करना है बिल्कुल बंद कर दिया। बिल्कुल पढ़ाई बंद नहीं करनी है। एक हार हुई तो क्या हुई, हमें जीतना है और हमें जीतकर माँ बाप का सपना पूरा करना है। हम करते हैं दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट और बात करने वाले हैं आज के पहले क्वेश्चन की, जो कि हमारा रहने वाला है करंट अफेयर्स बाय विकास सर। ठीक है, हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट। और पहला क्वेश्चन है जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हम बात करते हैं किस राज्य ने ब्लैक फंगस को अनुसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया है। तो अभी हाल में जो ब्लैक फंगस है, ब्लैक फंगस, ये ब्लैक फंगस क्या है, तो ये एक प्रकार की बीमारी है दोस्तों। और ब्लैक फंगस बीमारी कैसी है, यह है दोस्तों ब्लैक फंगस जो बीमारी है अभी हाल ही में सामने दिखाई दे रही है। और ये दिखाई दे रही है जो किनको दिखाई दे रही है, ये कोविड-19 की बीमारी है, कोरोना महामारी। इसके चलते हुए जो मरीज ठीक हो रहे हैं उनमें ये देखने को मिल रही है। और उस बीमारी का नाम क्या है, उस बीमारी का नाम है दोस्तों म्यूकर माइकोसिस। उस बीमारी का नाम क्या है, म्यूकर माइकोसिस। ये जो बीमारी है ये देखने को मिल रही है कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों के लिए। और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा अंग हो रहा है, तो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है दोस्तों आँखें। जो हमारी आँखें ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो डॉक्टरों का मानना है कि जो हमारे जो ऑक्सीजन जो सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा जो कोविड-19 महामारी के चलते हुए ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। और ऑक्सीजन जो ग्रहण करते हैं उसमें जो वेंटिलेटर लगाते हैं जो कि मुंह में ऐसा ढका रहता है, तो ये जो मुंह में ढका रहने के कारण कुछ दिनों के लिए मुँह का जो नाक वगैरह जो ढका रहने के कारण वो जम जाता है चमड़ी में। और चमड़ी में जमकर ये कहाँ पर फैल रहा है, ये फैल रहा है दोस्तों डायरेक्ट आँखों में। इस कारण ये बीमारी फैल रही है। इस बीमारी को अभी हाल ही में अनुसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया है कि कौन सी सरकार के द्वारा, तो ये सरकार है दोस्तों हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा इस बीमारी को अनुसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आगे हम देखते हैं, तो अभी हाल ही में बात करते हैं जो कि मध्य प्रदेश है। इस मध्य प्रदेश ने म्यूकर माइकोसिस जो बीमारी है इसके लिए यूनिट लगाने की घोषणा की है। और ये यूनिट कहाँ पर लगाएंगे, ये लगाएंगे दोस्तों जबलपुर और भोपाल में। ये किसने घोषणा की है दोस्तों, मध्य प्रदेश ने की है। ठीक है, हम बात करते हैं और महामारी के दौरान जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश के द्वारा बहुत सारी योजनाएं अभी लागू की गई है, चालू की गई है। उनमें बात करते हैं हम अभी हाल ही में, तो भरण पोषण योजना एक तो कौन सी है दोस्तों, भरण पोषण योजना। और कौन सी है दूसरी है कोविड-19 सीएम उपचार योजना, कोविड-19 सीएम उपचार
उपचार योजना जो किसके द्वारा लागू की गई है, ये लागू की गई है दोस्तों एमपी के द्वारा। हम बात करते हैं दोस्तों हरियाणा की, आगे चलते हैं और बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा का जो हम मैप के द्वारा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि हरियाणा की स्थिति भारत के मैप में कौन सी जगह है। तो दोस्तों ये रहा हरियाणा, और हरियाणा की हम बात करते हैं तो हरियाणा की राजधानी क्या है, तो ये रहा दोस्तों हरियाणा। हरियाणा की हम राजधानी बात करते हैं तो राजधानी क्या है दोस्तों, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। बात करते हैं यहाँ के गवर्नर जी, राज्यपाल की हम बात करते हैं तो यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्तों, यहाँ के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य, जो कि मैं आने वाली स्लाइड में आपको बताने जा रहा हूँ। जो कि हम बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा का ये मानचित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, और हरियाणा के मानचित्र में आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही हुई, और मैंने आपको इंडिया के मैप में हरियाणा की पोजीशन आपको बता दी है। हरियाणा की हम बात करते हैं तो राजधानी है दोस्तों चंडीगढ़, राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्यमंत्री दोस्तों मनोहर लाल खट्टर। मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, मनोहर लाल खट्टर। लोकसभा की सीटें कहाँ हैं, 10, सर्वाधिक कहाँ पर है, यूपी में, और राज्यसभा की सीटें कहाँ हैं, 5। विधानसभा की सीटें कितनी है दोस्तों, विधानसभा की सीटें यहाँ पर 90। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, लोकसभा की 10, राज्यसभा की 5, और बात करते हैं किसकी, विधानसभा की सीटें, तो ये है 90। और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जो राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है वो है दोस्तों सुल्तानपुर जो नाम से है, कलेसर सुल्तानपुर यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ का, हरियाणा का। ये हो गई दोस्तों हरियाणा की बात। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आ रहा होगा दोस्तों। शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको नोटबुक में नोट करता जाए। हम चलते हैं आज के आने वाले अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, जो कि एक जुड़ा हुआ है जनजातीय मामलों से, और जनजातीय मामलों की हम करते हैं बात। तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जनजातीय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए संयुक्त पहल पर किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बताना चाहूँगा दोस्तों तो कि जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के जो मंत्री है अर्जुन मुंडा जी, ठीक है, अभी हाल में जो जनजातीय स्कूल है, जनजातीय स्कूलों में कौन कौन सी स्कूल आ जाएंगे, तो जनजातीय स्कूलों में दोस्तों स्कूल आ जाएंगे, एकलव्य स्कूल हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं वहाँ के जो एकलव्य स्कूल हो गया, जो वहाँ के स्कूल है उनमें डिजिटल परिवर्तन करने के लिए अभी हाल में किसके साथ समझौता किया गया, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल या अमेजोन। तो अभी हाल में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट के साथ में ये हस्ताक्षर किया गया है, ये ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। और माइक्रोसॉफ्ट की हम बात करते हैं दोस्तों, तो माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है दोस्तों कहाँ की, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है अमेरिका की। कहाँ की कंपनी है दोस्तों, अमेरिका की। और इसके सीईओ की बात करते हैं तो सीईओ कौन है इसके, सत्या नाडेला जी, जो इसके सीईओ है। इसके हेडक्वार्टर की हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों कहाँ पर, ये हेडक्वार्टर है अमेरिका में ही है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अमेरिका में। और कौन सी जगह है, तो इसकी जगह का नाम लिख रहा हूँ, नोट कर लो आप, रेडमंड इस जगह पर इसका मुख्यालय, किसका, माइक्रोसॉफ्ट का। और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा अभी हाल ही में जनजातीय स्कूलों है उनके लिए डिजिटल परिवर्तन करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट करेगी क्या, ये माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से क्या करेगी, पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगी। किनको उपलब्ध कराएगी, इन स्कूलों को। कौन से स्कूलों को, आदिवासी क्षेत्र के स्कूल है, एकलव्य मॉडल पर जो आधारित स्कूल है, इन पर ये उपलब्ध कराएगी। और हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में मैं बता दूं आपको, तो ये है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट, ये है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट। और ये माइक्रोसॉफ्ट की हमने बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी दोस्तों कब, 4 अप्रैल 1975 को किसकी स्थापना हुई थी, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो रेडमंड में इसका मुख्यालय जो कहाँ स्थित है, अमेरिका में। और इसके जो सीईओ है, वो सीईओ कौन है, वो सीईओ दोस्तों सत्या नाडेला। और जो ये सर दिखाई दे रहे हैं तो ये है द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल, तो जो जनजातीय मामलों के मंत्री है, तो इनका नाम क्या है दोस्तों, इनका नाम है अर्जुन
मुंडा। इनका नाम क्या है दोस्तों? इनका नाम है अर्जुन मुंडा। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। उम्मीद करता हूँ कि जो ट्यूशन में लेकर आ रहा हूँ आप नोट करते जा रहे होंगे और नोट करते जाते रहेगा दोस्तों। आपको आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के समय रिवीजन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आगे चलते हैं और हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले हम बात करेंगे इसकी, तो इसके थोड़ी सी डिटेल में हम बात कर लेते हैं और बात करते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या बोलना चाहता है कि 17 मई 2021 को जनजातीय मामलों के जो मंत्रालय थे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ जनजातीय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए संयुक्त पोल पर एक समझौता कर लिया है, जो कि मैंने अभी हाल में बताया। और ये आदिवासी जो क्षेत्र है इनके लिए आदिवासी क्षेत्रों में जो आश्रम स्कूल बने हुए हैं और एकलव्य मॉडल पर आवासीय विद्यालय, इनको क्या करेंगे, ये इन पर करेंगे शुरुआत करेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट आदिवासी छात्रों के लिए हिंदी और अंग्रेजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसके पहले चरण में इन 250 स्कूलों में से 50 स्कूलों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। आगे चलते हैं और करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण रहने वाला है। बात करते हैं हाल ही में राज्य में माई विलेज, कौन सा? माई विलेज कोरोना फ्री विलेज अभियान का समापन हुआ है। अभी हाल ही में कौन से राज्य में माई विलेज और कोरोना फ्री विलेज अभियान का समापन हुआ है? तो दोस्तों माई विलेज और कोरोना फ्री विलेज जो अभियान है इसकी स्टार्टिंग हो गई थी 1 मई से, और 1 मई से ये चला था कब तक? तो ये 1 मई से ये चला था दोस्तों 1 मई से 15 मई तक, और ये 1 मई से 15 मई तक चला था दोस्तों। और 1 मई को जिस राज्य की स्थापना हुई थी वो राज्य है दोस्तों गुजरात। गुजरात में 1 मई को ये 1 मई 1960 में किसकी स्थापना हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी दोस्तों गुजरात की स्थापना, और इस स्थापना के उपलक्ष्य में ही माई विलेज कोरोना फ्री विलेज की शुरुआत की गई थी, जो अभी हाल ही में 15 मई को समापन इसका हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात की हम बात करते हैं तो गुजरात की जो सीएम है वो, गुजरात के सीएम कौन है दोस्तों? विजय रूपाणी। कौन है सीएम दोस्तों? गुजरात के सीएम कौन है? तो गुजरात के सीएम है विजय रूपाणी। और गवर्नर की बात करते हैं तो यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों? यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है। सीएम भाई कौन है? विजय रूपाणी और आचार्य देवव्रत है। और यहाँ पे जो माई विलेज कोरोना फ्री विलेज अभियान की समापन अभी हाल में हुआ है। और गुजरात की स्थापना कब हुई थी? तो गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। इसी के उपलक्ष्य में ये अभियान स्टार्ट किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, बात करते हैं आगे गुजरात की। और गुजरात की हम बात करते हैं तो गुजरात की स्थापना के बारे में मैंने अभी हाल ही में आपको बताया कि गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हो गई थी। उसके बाद यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत, और यहाँ की राजधानी क्या है? तो यहाँ की राजधानी है दोस्तों गांधीनगर। कहाँ की राजधानी है? गुजरात की। हम बात करते हैं गुजरात की इंडिया के मैप में, तो ये रहा दोस्तों इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में हम बात करने वाले किसकी? ये रहा दोस्तों गुजरात। ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये है दोस्तों गुजरात की सीमा आपको दिखाई दे रही होगी। गुजरात की सीमा की हम बात करते हैं तो कौन कौन सा स्टेट गुजरात की सीमा से लगा हुआ है हम बात करते हैं दोस्तों। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है राजस्थान की राजधानी जयपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई। ठीक है, ये था दोस्तों गुजरात, और गुजरात की हमने सीमाओं की बात कर ली है। आगे हम बात करते हैं इसी के बारे में, तो इसके गवर्नर और जो थे राज्यपाल उनके बारे में मैंने चर्चा कर ली है। और ये देख पा रहे हो आप गुजरात का मैप, ये गुजरात का मैप आप देख पा रहे हो। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं, और ये मनाया गया था अभी हाल में 1 मई को स्थापना हुई थी गुजरात की, और इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भी 1 से 15 दिन तक का ये मनाया गया था। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 24 नंबर का है। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम पढ़ते हैं पहला प्रश्न, जो 34 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों अभी हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया। कौन सा? विश्व एड्स वैक्सीन
दिवस। ठीक है, ये कब मनाया गया दोस्तों? तो ये मनाया गया अभी हाल ही में 18 मई को। 18 मई को कौन सा डे? विश्व वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, ये मनाया गया अभी हाल ही में 18 मई को। और विश्व एड्स दिवस की हम बात करते हैं तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है दोस्तों 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। और ये कैसे फैलता है? ये फैलता है HIV के कारण। और HIV एड्स की हम करते हैं थोड़ा सा आगे चर्चा, आगे चलते हैं, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, जो कि कब मनाया जाता है? 18। ये मनाया नहीं जाता, ये मनाया जाता है दोस्तों एक चैलेंज के रूप में। अभी हाल ही में जो बात करते हैं, जो HIV वैक्सीन है उसकी किसी भी वैज्ञानिक द्वारा खोज नहीं की गई है। ये एक चैलेंज के रूप में बना हुआ है। और इसी चैलेंज के रूप में 18 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। और वर्ल्ड एड्स डे की जो बात करते हैं तो वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। और ये कब मनाया जाता है? 18 मई को। दोनों में दोस्तों अंतर है, दोनों में अंतर है। इसको और इसको देखकर आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये 18 मई है, ये 1 दिसंबर है। दोनों में आपको डिफरेंस मैंने बता दिया। आगे चलते हैं HIV क्या होता है और एड्स क्या होता है। आगे हम बात करते हैं HIV की। तो HIV की हम बात करते हैं तो HIV है दोस्तों ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। क्या नाम है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। जो क्या करता है, हमारी जो कैपेसिटी है, जो हमारा ह्यूमिनिटी सिस्टम है, इसको क्या कर देता है? ये कमज़ोर कर देता है। ये क्या करते हैं दोस्तों? कमज़ोर कर देता है। और जो ये एड्स है, एड्स की फुल फॉर्म आपसे और HIV की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में अक्सर पूछी जा सकती है। एड्स की हम फुल फॉर्म बताएंगे तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, ये एड्स की फुल फॉर्म है। और HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। हम बात करते हैं इसी की आगे हम बात करते हैं कि इनमें जो होता है वो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। मतलब इनमें जो भी HIV का रोगी है उसको क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे। तो ये जो बात करते हैं लक्षणों की, तो लक्षणों की हम बात करते हैं जैसे कि बुखार आना, ठीक है, सर्दी लगना, यहाँ पे सिर दर्द होना, नाइट में बहुत ज़्यादा पसीना आना, ठीक है, अल्सर होना, मुंह में अल्सर होना, छाले होना, ये सारी चीज़ें, जॉइंट पेन करना, ये सारी चीज़ें किसके? HIV के सिम्टम्स ऑफ एक्यूट HIV इन्फेक्शन है, जो कि मैंने अभी हाल में आपको बताया। और 18 मई को जो मनाते हैं वो चैलेंज डे के रूप में मनाते हैं, विश्व एड्स वैक्सीन डे, जो कि अभी हाल में कोई भी वैज्ञानिक नहीं बना पाया। और एड्स दिवस की मनाते हैं तो एड्स दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को। आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले इसी के बारे में। जो अगले मैं बताने वाला हूँ तो ये 2017 का मैटर है दोस्तों। ये 2017 की ये रिपोर्ट है। 2017 की रिपोर्ट में क्या बोला गया है? तो 2017 की रिपोर्ट में बोला गया है कि 2.1 मिलियन, किसकी बात कर रहे हैं? इंडिया की। 2.1 मिलियन पीपल लिविंग विद HIV, मतलब 2.1 मिलियन लोगों को HIV से ग्रसित लोग हैं। 2017 की ये बात हो रही है दोस्तों। 0.2% एडल्ट है, जिसमें से जिनकी एज की बात करें तो वो एज कितनी है? 15 से 49 वर्ष के लोग हैं, इसमें से 0.2% है ना। और हम बात करते हैं 88,000 न्यू HIV इन्फेक्शन से। और ये जो बात करते हैं 69,000 एड्स रिलेटेड डेथ होती है। मतलब 69,000 की क्या हुआ? 2017 में एड्स से रिलेटेड जो आदमी थे, रोगी थे, उनकी ये डेथ हुई है। और हम बात करते हैं 56% एडल्ट जो कि क्या हो रहे हैं? ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ये 2017 की HIV एड्स की रिपोर्ट थी, जो कि मैंने अभी हाल में बता दिया कि कितने लोग ग्रसित हैं, कितने लोगों के द्वारा ये इन्फेक्शन कितने लोगों में फैला जा रहा है, और कितने लोग जो है एडल्ट है, और कितने लोगों की फैला जा रहा है, और कितने लोगों की ये मृत्यु हुई है। हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं डे की बात आई है। तो डे की हम डेली पढ़ रहे हैं, और डेली पढ़कर हम कर रहे हैं दोस्तों रिवीजन। जो भी बच्चा मेरे साथ नहीं है जुड़ता है
वो इस सेशन को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करके डेली के अपडेट प्राप्त करता रहे। डेली करंट अफेयर्स का सेशन आपके साथ मैं 8 बजे लेकर आता हूं और बात करते हैं हम इस ट्यूशन के। और ट्यूशन की बात आई है तो हम बात करने वाले हैं मई के डेज, और मई के डेज में हम बात करने वाले हैं दोस्तों 1 मई की। 1 मई में हमने मनाया था इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। 3 मई को कौन सा मनाया जाता है? तो दोस्तों 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड लोफर डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वर्ल्ड लोफर डे विश्वास दिवस एंड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। मई 4 को कौन सा मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे कौन सा? मई 4 को। मई 4 को कौन सा डे मनाते हैं? इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे कब मनाते हैं? मई 4 को। आगे चलते हैं वर्ल्ड अस्थमा डे, वर्ल्ड अस्थमा डे मनाते हैं दोस्तों 5 मई को। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है 5 मई को। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, ये किसी ना किसी एग्जाम में आकर टपकेगा और ये निश्चित कर लो कि ट्यूशन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो विश्व रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 8 मई को। आगे बात करते हैं मदर्स डे, तो मदर्स डे मनाया जाता है दोस्तों 10 मई को। 10 मई को बात करते हैं कौन सा डे मनाते हैं? मदर्स डे, जो कि हम मनाते हैं 10 मई को। आगे हम चलते हैं वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे, नेशनल प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 11 मई को। 11 मई को कौन सा दिन मनाया जाता है? 11 मई को। 11 मई को वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है 12 मई को। इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? तो 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। 15 मई की बात करते हैं तो 15 मई को कौन सा डे मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली, फैमिलीज डे ऑफ इंटरनेशनल कब मनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों 15 मई को। 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। और बात करते हैं 17 मई की, तो 17 मई को कौन सा डे मनाया गया? तो 17 मई को मनाया गया दोस्तों वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। उम्मीद करता हूँ आपको मई के जो सभी दिवस है जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चंस पूछा जाता है वो आपको याद हो रहे होंगे। मैं डेली जब भी डे से क्वेश्चन आएगा आपके सामने लेकर आता रहूँगा और आपका रिवीजन ऐसे कराता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आ रहा होगा, तो लाइक शेयर करते रहिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो ये था दोस्तों द ह्यूमन डिफिशिएंसी HIV की ये फुल फॉर्म है जो कि मैंने आपको बता दी। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 18 मई को मनाया गया है। चलते हैं हम बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है हमारा 4th नंबर का। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों को अभी हाल ही में कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो कौन सी सरकार ने दोस्तों? आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो दोस्तों घोषणा की है 10 लाख रुपए की। कितने रुपए की घोषणा की है? 10 लाख रुपए की ये घोषणा की है। और किस सरकार के द्वारा की गई है? तो ये की गई है दोस्तों आंध्र प्रदेश के सरकार के द्वारा। आंध्र प्रदेश की हम बात करते हैं तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश है, ये है 4 राजधानियों का। इसकी कितनी राजधानी है? 4 राजधानियाँ है। पहले राजधानी की बात करते हैं तो हैदराबाद। दूसरी राजधानी की बात करते हैं तो अमरावती। तीसरी हम बात करते हैं तो वो है विशाखापट्टनम। और चौथी हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों चौथी है कुरनूल। ये इसकी राजधानी है। हैदराबाद, अमरावती, विशाखापट्टनम एंड कुरनूल, ये इसकी राजधानियाँ है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो यहाँ के जो CM है वो है दोस्तों, CM की बात करते हैं तो कौन है CM? YS जगनमोहन रेड्डी, यहाँ के क्या है? CM है। और यहाँ के गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर कौन है दोस्तों? गवर्नर है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन यहाँ के क्या है? गवर्नर है। आंध्र प्रदेश के द्वारा अभी हाल ही में अनाथ बच्चों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है, जो कि 10 लाख रुपए दिए जाएंगे इनके 25 साल की एज होने तक। कितने साल की एज होने तक?
25 साल की एज होने तक ये दिए जाएंगे। हमने बात कर ली आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश कितनी राजधानी है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है दोस्तों 4, हैदराबाद, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। यहाँ के सीएम की बात करते हैं तो यहाँ के सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी, और गवर्नर मतलब राज्यपाल है दोस्तों विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। ये बात कर ली हमने जिसकी आंध्र प्रदेश की। आगे इसी में बात करते हैं तो ये रहा दोस्तों इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में प्रत्येक राज्य को मैं दिखाता हुआ आपको ले जा रहा हूँ। और ये रहा दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश, ये रहा दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश, और ये आंध्र प्रदेश का आपको मैप दिखाई दे रहा होगा जो इस आकृति में। और इसकी बात करते हैं तो ये रहा दोस्तों आंध्र प्रदेश जो को आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और आंध्र प्रदेश से यहाँ पर राज्य बना है नया तो तेलंगाना, इधर है दोस्तों कर्नाटक, ठीक है, इधर है तमिलनाडु जो किसकी सीमा पर लगे हुए हैं, ये छत्तीसगढ़ और ये उड़ीसा। आगे हम बात करते हैं, इसी में चलते हैं थोड़ा सा आगे आज के सेशन में। तो ये इसका क्या है डिटेल एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा सा इसी में बात कर लेते हैं इसी की। तो 10 लाख रुपए ये दिया गया है अनाथ बच्चों को जो कि उनके माता पिता खो चुके हैं कोविड-19 महामारी के कारण, और ये 10 लाख रुपए उनको जमा कराने के उन्होंने निर्देश दिए हैं, और निर्देश दिए तो ये कराएंगे जमा एफडी के तहत, जो उनको मिलेंगे। बच्चा 25 साल तक नहीं हो जाता तब तक उनके ये खाते में जमा होते रहेंगे, मतलब होते करा दिए वो तब तक ये काम में लिए जाएंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा पांचवा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो बताना चाहूँगा। पांचवा क्वेश्चन है एक ऐसे शख्स के बारे में जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, और वो शख्स कौन है दोस्तों, तो वो शख्स है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व प्रमुख। और पूर्व प्रमुख की बात कर देंगे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA फुल फॉर्म क्या है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसके कौन थे, ये पूर्व प्रमुख थे। और पूर्व प्रमुख कौन थे, तो और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित किस डॉक्टर का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया, तो दोस्तों ये थे के अग्रवाल। इनका नाम क्या था दोस्तों, तो के अग्रवाल का कोविड-19 के महामारी के कारण अभी हाल ही में निधन हो गया। और ये कितने साल के थे दोस्तों, तो ये थे दोस्तों 62 साल के। और 2010 में इनको दिया गया था, 2010 में इनको दिया गया था दोस्तों पद्मश्री का अवार्ड, 2010 में इनको दिया था पद्मश्री का अवार्ड के अग्रवाल को, जो क्या के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष थे। और 2005 में इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था, तो दोस्तों 2005 में इन्हीं को बीसी राय पुरस्कार भी मिला हुआ है, इनको मिला हुआ है। तो 2010 में तो इनको मिला पद्मश्री, और 2005 में मिला इनको बीसी राय पुरस्कार। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ये पूर्व प्रमुख थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो कौन थे दोस्तों, के अग्रवाल। आगे बात करते हैं इसी पर्सन की, और मैं दिखाना चाहूँगा आपको। तो ये रहे दोस्तों के अग्रवाल, ये है दोस्तों के अग्रवाल जिनका अभी हाल ही में 62 साल की उम्र में निधन हो गया। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की हम बात करते हैं तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1928 को, और इसका हेड क्वार्टर ये कहाँ से एसोसिएट होती है, तो ये है दोस्तों दिल्ली इसका हेड क्वार्टर है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना 1928 को हुई थी, और इसकी जो हेड क्वार्टर है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, ये है दोस्तों न्यू दिल्ली में। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, और पसंद आ रहा है तो इसको शेयर करते रहिएगा। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं और बात करने वाले हैं दोस्तों। तो ये थे पूर्व प्रमुख। अभी हाल में कौन है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख, तो जो ये सर दिखाई दे रहे हैं इनका नाम क्या है, डॉक्टर जॉन रोस ऑस्टिन जयलाल, डॉक्टर जॉन रोस ऑस्टिन जयलाल इनका नाम है, जो अभी हाल ही में वर्तमान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख बने हुए हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये डिटेल बात करते हैं इसकी। तो डिटेल मैंने अभी हाल ही में बताया कि 2005 में इनको डॉक्टर BC राय पुरस्कार मिला था और 2010 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था और इनकी 62 साल में क्या हो गई, निधन हो गया। आगे बात करते हैं 6 नंबर का, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहने वाला है और इसके बारे में मैंने कल भी चर्चा की थी। पिछले जो सेशन रहा था मेरा, उसमें इनके बारे में मैंने चर्चा की थी। तो आज चर्चा करने वाले हैं पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। कौन सा? पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 2009-10 और 2020-21 के मध्य पूरे भारत में ट्रेनों की चपेट में आने से कुल कितने हाथियों की मौत हुई है। तो दोस्तों ये रिपोर्ट आई है किसकी? पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की, जिसमें बोला गया है कि 2009-10 से लेकर 2020-21 की बात करते हैं तो ट्रेन से कटकर अभी हाल ही में ये रिपोर्ट आई है और बताया गया है कि इतने हाथियों की मौत हो गई। हाथी मेरा साथी, जिनकी अभी हाल ही में असम में भी बिजली कड़कने से मौत हो गई है दोस्तों, और उसमें मारे गए लगभग 18 हाथी। कहाँ पर? असम के काजीरंगा अभ्यारण्य के अंदर। और काजीरंगा अभ्यारण्य के अंदर कौन सा पाया जाता है? एक सिंह का गेंडा पाया जाता है। ये बात मैंने आपको पिछले सेशन में बता दी गई थी, ठीक है, बता दिया गया था कि आपको पिछले सेशन में कि हाथियों की मौत कैसे हो रही है। और जो ये रिपोर्ट आई है, तो ये रिपोर्ट आई है 2009-10 की बात करते हैं और 2009-10 से लेकर 2020 और 21 तक। तो अभी हाल ही में ये रिपोर्ट आई, तो इसमें बोला गया है कि 186 हाथी, कितने दोस्तों? 186 हाथियों की मौत हो गई है। और ये मौत कैसे हुई? ये मौत हुई है दोस्तों किसके कारण? ट्रेन में कटने से। कितने? ट्रेन में कटने से। तो ये हाथियों की मौत हो चुकी है। हम बात करते हैं आगे। तो आगे हम बात करते हैं जो 186 हाथियों की मौत हुई, ये 186 हाथियों की जो मौत हुई, ये सबसे ज़्यादा पूरे भारत की बात हुई है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई? असम में। कितनी? 62। और इसके बाद कहाँ पर हुई? तो इसके बाद हुई दोस्तों वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल दीदी का एरिया। और आज हम बात करते हैं उड़ीसा। तो उड़ीसा में कितने हाथियों की मौत हुई? तो उड़ीसा में हुई है दोस्तों 27। 2 2 4 7 4 11, एक सेकेंड, 27, यहाँ पर 57। वेस्ट बंगाल में 57 की मौत हुई है। 7 7 14 2 16 5 2 7 13, एक सेकेंड, 4 5 11। ये जो था आपके सामने ये एरिया था, ये कैलकुलेशन थी थोड़ी सी, इसको देख लीजिएगा। असम में हुई है, वेस्ट बंगाल में हुई है और उड़ीसा में हुई है। अभी हाल ही में 18 हाथियों की मौत बिजली कड़कने के कारण कहाँ हो गई? असम में हो गई। और ये किसने बोला है? पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा बोला गया है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसी क्वेश्चन में। तो बात करते हैं ये कैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, हाथियों की मौत हो रही है। ये हाथी कैसे पड़ा हुआ है, ट्रेन इधर से आ रही है और ये हाथी इससे टकरा कर कटकर बेचारा मर गया। ये आपको पटरी पर लेटा हुआ हाथी दिखाई दे रहा होगा। ये ट्रेन का द्वारा कटा हुआ जो कटने के बाद इसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद ये यहाँ पर पटरी पर पड़ा हुआ है। ये पब्लिक है जो आपको दिखाई दे रही है। पब्लिक हमेशा लास्ट में आती है केवल देखने के लिए। और ये किसके द्वारा? पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, जो कि भारत सरकार का है। ये हम बात करते हैं पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की, थोड़ी सी बात करते हैं इसी की। तो इसी में बात करते हैं, ये भारत का है, स्थापना इसकी हुई थी 1985 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इंदिरा पर्यावरण भवन नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसी सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये बात हो गई 186 हाथियों की मौत हो गई। असम में रेल की पटरियों पर सर्वाधिक संख्या में 62, इसके बाद पश्चिम बंगाल में 57 और उड़ीसा में 27 का स्थान है। और रेल दुर्घटनाओं से होने वाली हाथियों की मौत को रोकने के लिए रेल मंत्रालय और पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच एक स्थायी समन्वय समिति का गठन किया गया है।
प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में मैंने बताया था कि भारत सरकार के द्वारा हाथियों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया गया है। और ये प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट किया गया है दोस्तों? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया है 1992 में। इसके बारे में मैंने आप जो पिछला सेशन था, असम में बिजली कड़कने के कारण हाथियों की मौत हो गई थी, तब आपको मैंने बता दिया था। आपको जो भी सेशन देखना हो, सब चीज़ों के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में मैं डिटेल्स में बात करता जा रहा हूँ। आपको सेशन पसंद आएंगे, मेरे पिछले सेशन को आप देखिए। आपको जो भी अभी हाल ही में देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़, राज्यों की न्यूज़, योजनाएं, परियोजनाएं जो भी है, उन्हीं के बारे में मैं अपडेट लेकर आता रहता हूं। यदि कोई समस्या आपको नज़र आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। जो भी मुझसे होने की कोशिश रहेगी मैं आपके लिए पूरा करने का वादा करता हूं। और मैं वादा करता हूं दोस्तों कि आप नोटबुक बनाकर इनको नोट करते जाइए। किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में इन प्रश्नों को आपके द्वारा देखा जाएगा, जो कि मैं आपको वादा करता हूं। आगे चलते हैं हम और बात करते हैं गाँवों में पहले कोविड से निपटने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना मुक्त पिंड अभियान, कौन सा दोस्तों? कोरोना मुक्त पिंड अभियान, कोरोना मुक्त पिंड अभियान। पिंड मतलब गांव। और ये कहाँ की लैंग्वेज है दोस्तों? ये लैंग्वेज है पंजाबी। तो ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? ये स्टार्ट किया गया है कहाँ पर? पंजाब में। हाल ही में देखा जा रहा है कि गांवों में संक्रमण तेजी से फैला हुआ है। और इसी तेजी से फैले होने के कारण जो पंजाब की सरकार है, पंजाब राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 का जो प्रसार हो रहा है कोविड-19 का, उसके तहत एक अभियान की घोषणा की है क्या, ताकि गाँवों में कोविड-19 का जो मामले आ रहे हैं इनसे बचा जाए और रोगियों की संख्या कम की जाए। तो ये मुख्यमंत्री ने कोरोना मुक्त पिंड अभियान, कौन सा अभियान है? कोरोना मुक्त पिंड अभियान। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो ये स्टार्ट किया है दोस्तों पंजाब के द्वारा। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों पंजाब के द्वारा। और पंजाब की बात करते तो सीएम कौन है पंजाब के? सीएम कौन है? अरमिंदर सिंह यहाँ के सीएम है। हम बात करते हैं दोस्तों पंजाब की राजधानी की। तो पंजाब की जो कैपिटल है वो कैपिटल क्या है दोस्तों? पंजाब की चंडीगढ़। और बात करते हैं इसी में आगे, अभी हाल में पंजाब के द्वारा कोवैक्स गठबंधन है उसमें शामिल होने की बात कही गई है कि कोवैक्स गठबंधन में इनको भी शामिल किया जाए। कोवैक्स गठबंधन, जो कि मैंने पिछले सेशन में आपको बताया कि कोवैक्स गठबंधन क्या है, जो WHO के नेतृत्व में चार जो कि मुख्य कोवैक्सीन उपलब्ध कराते हैं वो इनके साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें गावी, यूनिसेफ और CEPI एंड WHO शामिल है। और इसकी मैंने आपसे पिछले सेशन में चर्चा कर ली थी कि कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने के लिए किसने बात की है? पंजाब ने बात की है। आगे चलते करते हैं पंजाब की बात। तो दोस्तों ये रहा पंजाब का, मैं आपको थोड़ा सा इंडिया के मैप में बताना चाहूँगा। तो पंजाब की स्थिति आपको नज़र आ रही होगी कहाँ पर? ये रहा दोस्तों पंजाब, ये रहा दोस्तों पंजाब, ये रहा राजस्थान, ये रहा हरियाणा, ये रहा उत्तराखंड, और ये रहा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। ये इधर है नल्ला पाकिस्तान, जो इसके बॉर्डर से सटा हुआ है। ये कौन है? नल्ला पाकिस्तान। आगे हम बात करते हैं, ये है सीएम पंजाब के अरविंदर सिंह बादल। तो कोविड-19 के जो गांव में प्रसार हो रहा है, कोविड-19 के पंजाब के ग्रामीण इलाकों में कोविड की चिंताजनक जो प्रसार हो रहा है, मतलब तेजी से फैल रहा है, इसको रोकने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना मुक्त पिंड अभियान के तहत एक अनोखे कोविड पते कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, जो कि पंजाब राज्य ने स्टार्ट किया है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज का 8वें क्वेश्चन की हम चर्चा करने वाले हैं। नए निर्देशों के अनुसार कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक अब कितने दिनों में लगेगी? मतलब बात कर रहे हैं कि नए जो निर्देश मिले कोविशील्ड वैक्सीन को लगाने की, जो कोविशील्ड वैक्सीन लगाने की उसकी अब दूसरी खुराक कितने दिनों के बाद में लगेगी। तो पहले हम बात करते थे दोस्तों, तो पहले लगभग 4 से 6 सप्ताह पर, कितने 4 से 6 सप्ताह के बीच में दूसरा डोज लग रहा था। कौन सा डोज लग रहा था? दूसरा डोज लग रहा था। और अभी हाल में कोविशील्ड के लिए
बोला गया है कि कोविशील्ड के लिए लगभग 12 से 16 सप्ताह के बीच में दूसरा डोज लगना चाहिए। 12 से 16 सप्ताह की बात करें, लगभग 84 दिन के बाद में दूसरी डोज लगनी चाहिए किसकी, कोविशील्ड वैक्सीन की। तो इसका आंसर हो जाएगा 84 दिन। तो नए निर्देशों के अनुसार कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक अब कितने दिनों के बाद लगनी चाहिए, तो ये लगनी चाहिए 84 दिन, मतलब लगभग बात करते हैं तो 12 से 16 सप्ताह के बाद। और पहले जो लग रही थी वो लग रही थी 4 से 6 सप्ताह के बीच, लगभग 28 दिन के बाद और 42 दिन के अंदर ये दूसरी डोज लग रही थी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मैं बात करता आया हूँ, तो कि इंडिया की कोविशील्ड और कोवैक्सीन कंपनी है। और इसकी हम बात करते हैं जो कि अभी कोरोना महामारी में ह्यूमनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए भारतीय सरकार के द्वारा ये लागू की गई है। तो कोविशील्ड की हम बात करते हैं तो ये किसके द्वारा बनाई गई है, सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। और कोवैक्सीन की हम बात करते हैं तो ये भारत बायोटेक जो कि हैदराबाद की कंपनी है, ये बनाई गई है हैदराबाद की जो कंपनी है, और ये किसके द्वारा, पुणे सीरम इंस्टीट्यूट, किसके द्वारा, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा ये बनाई गई है। जो सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक है आधार पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट के मालिकों ने आधार पूनावाला, जिनको अभी हाल में फॉर्च्यून जो पत्रिका है उसकी टॉप 10 लिस्ट में शामिल किया गया है, 50 राजनयिक की सूची में शामिल किया गया। और जो फॉर्च्यून लिस्ट में पहले नंबर में आई थी वो कौन थी, जेसिंडा आर्डन, जो कहाँ की थी, वो थी दोस्तों न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री। ये बात करते हैं तो जो सेकंड डोज लगाया जा रहा है वो सेकंड डोज कब लगाया जाएगा, निर्देशों के अनुसार 84 दिनों के अंदर। तो 16 मई 2021 को यह घोषणा की गई है कि कोविशील्ड की जो वैक्सीन है दूसरी खुराक अब 84 दिनों के बाद दी जाएगी। और इसे लागू करने के लिए जो इनका पोर्टल था, कौन सा पोर्टल, कोविन डिजिटल पोर्टल था, इसमें भी परिवर्तन किया गया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और आज का अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा आने वाले सभी एग्जाम्स में। यह है दोस्तों 16 मई 2021 को एम.एस. नरसिम्हन, इनका नाम क्या है दोस्तों, एम.एस. नरसिम्हन, इनका क्या हो गया, निधन हो गया। तो पूछा जा रहा है कि जो एम.एस. नरसिम्हन का निधन हो गया है, ये एम.एस. नरसिम्हन थे कौन, एम.एस. नरसिम्हन कौन थे, तो हम बात करते हैं, इसका आंसर लगाते हैं। तो दोस्तों ये थे गणितज्ञ, ये कौन थे, गणितज्ञ कौन थे दोस्तों, ये गणितज्ञ। एम.एस. नरसिम्हन कौन थे दोस्तों, ये थे गणितज्ञ। और इनकी बात करते तो इनको अवार्ड मिला था 1988 में, कौन सा अवार्ड मिला था इनको, 1988 में इनको मिला था रामानुज पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला था, रामानुज पुरस्कार, ठीक है। ये रामानुज पुरस्कार इनको किन मिला था, किनको, एम.एस. नरसिम्हन को। और ये गणित का जो बात करते ये थे गणितज्ञ। और इन्हीं के द्वारा दोस्तों ये एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिनको किंग फैजल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। ये कौन थे, एकमात्र ये भारतीय थे जिनको किंग फैजल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है। ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है, एकमात्र भारतीय जिनको किंग फैजल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है। और ये कौन थे, तो ये थे एम.एस. नरसिम्हन, जिनको गणितज्ञ 1988 में इनको रामानुज पुरस्कार मिला था। और इनकी हम बात करते हैं तो इनके द्वारा नरसिम्हन शेषाद्री प्रमेय दी गई थी। कौन सी प्रमेय दी गई थी, नरसिम्हन शेषाद्री प्रमेय दी गई थी, नरसिम्हन शेषाद्री प्रमेय दी गई थी। तो नरसिम्हन तो ये हो गए, और एक शेषाद्री नाम के एक और गणितज्ञ थे, ये भी कौन थे, गणितज्ञ। तो जो आने वाली जो स्लाइड होगी उसमें मैं दोनों का आपको चित्र बता दूंगा। नरसिम्हन और शेषाद्री प्रमेय इनके द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो ये एम.एस. नरसिम्हन थे दोस्तों, और इनको 1988 के रामानुज पुरस्कार, एकमात्र किंग फैजल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है। आगे बात करते हैं इन्हीं के बारे में। तो इन्हीं के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये लोग जो दिखाई दे रहे हैं आपको, इनकी भी मृत्यु हो चुकी है और इनकी भी मृत्यु हो गई है। ये है एम.एस. नरसिम्हन, और ये है दोस्तों शेषाद्री।
शेषाद्री, दोनों ने मिलकर कौन सी प्रमेय दी थी? नरसिम्हन शेषाद्री प्रमेय दी गई थी। हम बात करते हैं दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं इन गणितज्ञों की। किनकी बात कर रहे हैं? इन गणितज्ञों की बात कर रहे हैं। तो आप मेरे से ये नहीं पूछोगे कि सर ये पुरस्कार तो आप बता रहे हो, तो गणित के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, गणित के क्षेत्र में जो नोबल पुरस्कार होता है, नोबल पुरस्कार होता है। और वो कौन सा होता है दोस्तों? तो वो होता है एबल पुरस्कार। क्या नाम है उसका? एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार जो गणित के क्षेत्र में क्या है? नोबल पुरस्कार है जो दिया जाता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, इनको 2006 में उनके विज्ञान के किंग फेजले अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। और इनको 1987 में गणित के लिए तृतीय विश्व अकादमी द्वारा श्रीनिवास रामानुज पदक दिया गया है। 1987 या 88 में ये दिया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य ने कोरोना पॉजिटिव रोगियों को स्वस्थ रखने के लिए आयुष घर द्वार क्या किया है? कार्यक्रम स्टार्ट किया है। तो अभी हाल ही में किस राज्य ने कोरोना पॉजिटिव रोगियों को स्वस्थ रखने के लिए आयुष घर द्वार कार्यक्रम स्टार्ट किया है? आयुष घर द्वार का मतलब होता है कि होम आइसोलेशन करना, घर पर ही रहो, घर पर ही इलाज कराओ, घर पर ही आप बेड रेस्ट करो और घर पर ही रहकर आप दवाइयाँ गोलियाँ खाते रहो। तो ये कार्यक्रम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो ये किया गया दोस्तों हिमाचल प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। कौन सा? आयुष द्वार कार्यक्रम, जिसमें बताया गया है कि आप होम आइसोलेशन रखकर अपना इलाज करा सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं इसी के क्वेश्चन के बारे में। तो ये क्वेश्चन का जिसमें बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश के राज्य ने योग अभ्यास करना, मतलब योग करते रहो, होम आइसोलेटेड पॉजिटिव रोगियों को स्वस्थ रखने के लिए आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया है। जो कि इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है दोस्तों? तो इसकी शुरुआत हुई है हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से। हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से? तो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से इसकी शुरुआत हुई है। किसकी? इसकी आयुष घर द्वार कार्यक्रम की। ये कार्यक्रम आयुष विभाग द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग संगठन के सहयोग से शुरू किया गया है, जिसमें कि आप योग का अभ्यास करते रहे और होम आइसोलेटेड रहकर घर पर अपनी बीमारियों को दूर करते रहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, अपने नोटबुक में नोट करते ही जाइए। जो भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में नोट कर दीजिए, मैं आपकी समस्याओं का समाधान लेकर बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। आगे हम बात करते हैं, तो ये रहा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश रहा दोस्तों, ये रहा, ये इंडिया का मैप है और ये इंडिया के मैप में यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश। आपको सभी राज्य की स्थिति नज़र आनी चाहिए। नोटबुक में आप इंडिया का मैप नोट कर लीजिए, इंडिया का मैप देखना सीख लीजिए और इंडिया का मैप में कहाँ पर कौन से राज्य की क्या स्थिति है और कौन से राज्य की क्या राजधानी है, कौन से राज्य का कौन गवर्नर है, कौन से राज्य का कौन सीएम है। दोस्तों अक्सर एग्जाम्स में देखा गया है कि सीएम गवर्नर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी उनकी राजधानी भी पूछ ली जाती है। ये चर्चा मैं आपको इसलिए लेकर आता हूँ डेली कि आपका रिविजन होता रहे और आपको कंठस्थ ये याद हो जाए, ताकि क्वेश्चंस अगर एग्जाम में देखने को मिलता है तो हम बिना सोचे इसका आंसर लगा सकते हैं। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो ये रहा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की जो नज़दीक राज्य है वो है पंजाब, ये उत्तराखंड, ये हरियाणा, ये है जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये है दोस्तों पंजाब का मैप, ये रहा जम्मू कश्मीर ऊपर, ये हिमाचल प्रदेश आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बात करते हैं पंजाब, ये हरियाणा, ये उत्तराखंड, ये चाइना इधर, ठीक है, और ये आपको जम्मू कश्मीर। आगे बात करते हैं, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है आज का दोस्तों
11वें नंबर का। और 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रहने वाले आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हाल ही में किसके द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की गई है? माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट, माइग्रेशन डेवलपमेंट एंड ब्रीफ रिपोर्ट, ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो दोस्तों ये जारी की गई है किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और ये जारी करता है वर्ल्ड बैंक। कौन जारी करता है? ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। और ये प्रत्येक 6 माह में ये रिपोर्ट जारी करता है। प्रत्येक 6 माह में ये रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है दोस्तों, कौन सी रिपोर्ट? माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है? ये जारी करता है दोस्तों वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की हम बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी, ये स्थापना हुई थी 1944 में। कब स्थापना हुई थी? 1944 में। और कौन से सम्मेलन के तहत? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत किसकी स्थापना हुई थी? ये स्थापना हुई थी दोस्तों वर्ल्ड बैंक के। और वर्ल्ड बैंक के साथ किसकी स्थापना हुई थी? तो वर्ल्ड बैंक और IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो कि कहाँ स्थित है? इनका हेड क्वार्टर है कहाँ पर दोस्तों? हेड क्वार्टर है वाशिंगटन में। वाशिंगटन DC में इनका हेड क्वार्टर है। ठीक है, ये जारी रिपोर्ट करता है वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक के साथ IMF की बात करते हैं, इनको बोला जाता है जुड़वा बहनें। इन दोनों को क्या बोला जाता है? जुड़वा बहनें। ठीक है, इसकी स्थापना की हमने बात की तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 को। ठीक है, इसमें पहले जो रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें स्थान पर है दोस्तों भारत। हम करते हैं थोड़ी सी अगली स्लाइड में इसकी बात, और बात करने वाले हैं किसकी? तो ये बात कर रहे हैं दोस्तों 2020 में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस पाने वाले टॉप 5 देश। तो यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है दोस्तों रेमिटेंस। ये रेमिटेंस क्या होता है दोस्तों? ये रेमिटेंस ही होता है कि कोई भी आदमी अगर विदेश जाकर अपना पैसा कमा रहा है, कोई भी आदमी जो कि भारत का आदमी है, मान लो वो अमेरिका जा रहा है और अमेरिका जाकर वो पैसा कमा रहा है, कोई भी काम वगैरह कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, और वो पैसा वो भेजता है अपने घर वालों को कहाँ पर? भारत में। विदेशी आदमी के जो देशी आदमी है जो विदेश में रह रहा है, उसके द्वारा कमाए गए पैसों को वो अपने देश में भेज रहा है, इसी को बोला जाता है रेमिटेंस। और रेमिटेंस प्राप्त करने वाला ये राशि है बिलियन डॉलर में। किसमें दोस्तों? ये राशि है बिलियन डॉलर में। ठीक है, बिलियन डॉलर में। और इसको प्राप्त करने वाला पहला देश कौन है? भारत। दूसरा कौन है? चीन। तीसरा है मैक्सिको। चौथा है फिलीपींस। और पांचवा है मिस्र। और ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जारी करता है। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ये 2020 में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस पाने वाला टॉप 5 देशों की सूची में किसका नाम है? ये है दोस्तों भारत। दूसरे नंबर पे चीन और तीसरे में मैक्सिको। और जो देने वाले, ये तो लेने वाले थे, और देने वाले की बात करते हैं तो ये 2020 में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भेजने वाले देश की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कौन से देशों के द्वारा भेजा जाता है? तो 68 बिलियन डॉलर अमेरिका के द्वारा। दूसरे में UAE 43, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, चीन और भारत का कितना है? 0.7 बिलियन डॉलर है। और ये जो फर्स्ट नंबर में कौन है? अमेरिका, दूसरा UAE, तीसरा सऊदी अरब। और उसमें कौन था? तो उसमें था पहला भारत, चीन और मैक्सिको। आगे बात करते हैं तो ये था, ये मैंने आपको समझाई दोस्तों कौन सी? हाल ही में जारी विश्व बैंक के द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ की जो नवीनतम रिपोर्ट थी। और कोविड-19 प्रसार के बावजूद भी वर्ष 2020 में ये प्रसिद्ध और लचीलापन रहा है, जो कि मैंने आंकड़े आपको सारे बता दिए हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, जो कि बहुत ही आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप इसको सेशन को शेयर और लाइक करते रहिएगा। हम बात करते हैं किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण माता पिता खोने के बाद, मतलब उनके माता पिता मर जाने के बाद माता पिता खोने वाले बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने और उन्हें छात्रवृत्ति देने के लिए महतारी दुलार योजना, कौन सी? महतारी दुलार योजना का नाम क्या है दोस्तों? महतारी दुलार योजना। ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? तो ये स्टार्ट की गई है दोस्तों
छत्तीसगढ़ के द्वारा। और छत्तीसगढ़ के द्वारा ये महतारी दुलार योजना स्टार्ट की गई। किनके लिए स्टार्ट की गई है? जिनके माता पिता खो चुके हैं कोविड-19 की महामारी के कारण। और किस लिए स्टार्ट की गई है? तो उनको दिया जाएगी कौन सी? छात्रवृत्ति दी जाएगी। और इसमें बोला गया है कि जो 1 से 8वीं तक के क्लास के बच्चे हैं, 1 से 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं, इनको दिया जाएगा 500 रुपये पर मंथ, 500 रुपये पर मंथ इनको दिया जाएगा दोस्तों। और बात करते हैं जो 9वीं से 12वीं तक के जो बच्चे हैं, उनको दिया जाएगा 1000 रुपये पर मंथ, 1000 रुपये पर मंथ ये दिया जाएगा कोविड-19 महामारी के संक्रमण के कारण अपना माता पिता को खोने वाले बच्चों को। और ये कौन सी योजना है? तो ये दोस्तों महतारी दुलार योजना। महतारी दुलार योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? स्टार्ट की गई छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। और सीएम कौन है? भूपेश बघेल। छात्रवृत्ति स्टार्ट की गई है 1 से 8वीं क्लास की, और 500 रुपये 1 से 8वीं क्लास के बच्चों के लिए तो दिए जाएंगे दोस्तों। कितने रुपए? 1 से 8वीं क्लास के लिए बच्चों के लिए दिया जाएगा 500 रुपये। और जो 9वीं से 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं, इनको दिया जाएगा 1000 रुपये प्रति मंथ। दोस्तों समझ में तो आ रहा है ना? समझ में तो आ रहा होगा। हम चलते हैं थोड़ा सा आगे बात करते हैं इसी क्वेश्चन की। और इसी क्वेश्चन में हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की स्थिति, और इंडिया के मैप में हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ कहाँ पर स्थित है? ये रहा दोस्तों छत्तीसगढ़। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे भारत के राज्य। ये रहा दोस्तों छत्तीसगढ़, और ये रहा छत्तीसगढ़ का सिंगल मैप। ये दोस्तों ये रहा सिंगल मैप जिसकी बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ की। तो ये छत्तीसगढ़ रहा है, और इस छत्तीसगढ़ को में हम ले गए इधर, और इधर ले गए तो इसके स्टेट की बात करते हैं जो इसके बॉर्डर पर स्थित है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, इधर है बिहार, उत्तर प्रदेश। ये इसके पड़ोसी राज्य है। बात करते हैं सीएम गवर्नर की। तो सीएम गवर्नर को हम देख लेते हैं, और ये आपको दिखाई दे रहे होंगे छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है दोस्तों? ये है छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल साहब, भूपेश बघेल। ये क्या है? सीएम के कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। और जो ये मैडम है, इन मैडम का नाम हम बात करते हैं तो मैडम का नाम है अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके। इन मैडम का नाम क्या है? अनुसुईया उइके। ये कौन है? वहाँ की राज्यपाल। ये है राज्यपाल। और ये कौन है? सीएम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन, और आज का सेशन हमने पढ़ लिया है, जिसको मैंने आप बता दिया। छात्रवृत्ति दी जाएगी। ये कहाँ पे दी जाएगी? छत्तीसगढ़ में। कितने रुपए दिए जाएंगे? पहले से 8वीं के लिए बच्चों को 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, और जो 9वीं से 12वीं के बच्चे हैं उनको दिया जाएगा दोस्तों 1000 रुपये। ये था दोस्तों आज का सेशन। हम करते हैं आज के सेशन को एंड, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा सेशन। दोस्तों आप संघर्ष करते रहिएगा, मेरी मेहनत देखिएगा, आपकी मेहनत आप देखिएगा। आप कितना पढ़ रहे हो, कितना रिवीजन कर रहे हो, कितना नोटबुक में नोट कर रहे हो। कहीं से भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, संघर्ष अपना जारी रहना चाहिए। लॉकडाउन लगा हुआ है तो ऐसा नहीं घर पर बैठे रहे। हम बात करेंगे तो ये जो सेशन चल रहा है, ये सेशन चल रहा है दोस्तों आपके लिए यूपीएससी क्लास, RAS, रेलवे, SSC और बैंक, साथ के साथ में आने वाले सभी जो स्टेट लेवल के एग्जाम रहेंगे उनके लिए ये सेशन इम्पोर्टेंट रहने वाला है। डेली करंट अफेयर्स के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहेगा, और मॉर्निंग में 8 बजे हम डेली लेते हैं करंट अफेयर्स की क्लास। थैंक यू, लव यू ऑल दोस्तों।